हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपने ने पढ़ा था एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक कोई चालक छड़ और उसके अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल था वो निकाला था अपने ने। ठीक है, उसका फॉर्मूला अपने ने निकाल लिया। फिर उसमें अपने ने डायरेक्शन के लिए पढ़ा था कि उसकी दिशा अपने किस प्रकार से फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से बताएंगे। चालक छड़ की अगर दिशा यानी अपना अंगूठा दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन यानी अंगूठे के जस्ट पास वाली अंगुली दिखा रही है, तो ये जो बीच वाली उंगली है वो क्या दिखाएगी, उसमें प्रवाहित होने वाली करंट की डायरेक्शन को दिखाएगी। तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए, जो अपने वैसे तो पिछली वाली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अपना आज का जो टॉपिक है वो है फैराडे के नियम के समाकल तथा अवकल रूप। आज का अपना टॉपिक फैराडे के नियम के समाकल तथा अवकल रूप। फैराडे नियम पढ़ेंगे अपने अवकल और समाकल के रूप में। ठीक है, इसके लिए आपने पढ़ा है विद्युत वाहक बल यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल। फैराडे ने एक नियम दिया था जो अपने स्टार्टिंग वाला तो जो प्रथम नियम कह सकते हैं, उसमें अपने ने पढ़ा था कि विद्युत वाहक बल यानी जो प्रेरित होता है उसका रीजन दिया था। सेकंड वाले में उसका क्या बताता है, परिमाण को बताता है। तो आपने बात वहीं से करेंगे। फैराडे का जो प्रथम नियम पढ़ा था और जो सेकंड जो अपने ने नियम पढ़ा था उसी से रिलेटेड। जैसे अपने कहे कि भी यदि कोई अपने पास क्या है, कोई चालक बंद परिपथ है, उस परिपथ के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। और साथ में उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो बंद परिपथ के अंदर करंट बहेगी वो उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण उस विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हुई है। ये अपने लिख सकते हैं। तो अपने फैराडे नियम और साथ में अपने ने लेंज नियम, जो लेंज नियम उसकी डायरेक्शन के लिए यानी उसमें ई बराबर माइनस जो साइन आया था डेल फाई अपॉन डेल टी, वहाँ से तो अपने लिख सकते हैं फैराडे नियम से, फैराडे नियम से क्या प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। भी अपने ये कह रहे हैं कोई अपने पास क्या है, बंद परिपथ है। बंद परिपथ के अंदर उत्पन्न होने वाला फ्लक्स, फ्लक्स कितना है, यानी फ्लक्स है फाई। फाई के अंदर समय के साथ परिवर्तन की दर यानी इस फाई में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, जिसको आपने ने लिखा डेल फाई अपॉन डेल टी। तो ये कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अपने समानुपाती निशान अगर ले तो अपने ऐसे लिखेंगे डेल फाई अपॉन डेल टी। फिर अपने यहाँ समानुपाती साइन हटा करके और कांस्टेंट लगा देंगे समानुपाती नियतांक, जिसको के से लिखे। यदि के इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो ई बराबर आता है डेल फाई अपॉन डेल टी। ठीक है, ये फैराडे ने बताया। इसके बाद लेंज ने ये बताया था कि इसके अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसके कारण सर्किट के अंदर क्या बहेगी, धारा बहेगी। वो धारा इस प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल का क्या करेगी, विरोध करेगी, जिसके कारण अपने ये निशान किसका लगाते हैं, माइनस का। तो अपने पास नंबर 1 इसमें का नंबर इसको लिख देते हैं E इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल। नेक्स्ट अगर अपने बात करें किसकी, फ्लक्स की, फाई की। यदि अपने पास कोई क्या है, बंद यानी पृष्ठ क्षेत्रफल है और वो भी कैसा, एक अल्पांश। अल्पांश को अपने ने ले लिया डी ए मान लिया। डी ए चुंबकीय क्षेत्र के अंदर पृष्ठ स्थित है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ये कहे या
कहें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी वेक्टर के बराबर है। तो इस बंद पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि कैसा है, अल्पांश है, इस अल्पांश से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो देखो अल्पांश से निर्गत फ्लक्स का मान लिखेंगे तो अपने लिखेंगे डी फाई बराबर उस पृष्ठ के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी और उस अल्पांश क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल को अपने कैसे लिखेंगे, बी डॉट डी ए वेक्टर। अगर अपने बात करते हैं कोई बंद पृष्ठ और उस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा, तो उस पूरे पृष्ठ की जब बात करेंगे तो ये तो था किसके लिए, डी ए अल्पांश के लिए। अगर पूरे पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की बात करें तो अपने इसका क्या कर देते हैं, समाकलन। तो अपने इसको लिख सकते हैं पाई इस प्रकार से लिखना इसको, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से अपने मान के चले भी अपने पास क्या है, कोई एक अल्पांश क्षेत्रफल है, उस अल्पांश क्षेत्रफल को अपने ने लिया क्या, डी ए वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र लिया बी वेक्टर। तो अल्पांश से निर्गत फ्लक्स, अल्पांश से निर्गत फ्लक्स कितना लिखा जाएगा, डी फाई बराबर चुंबकीय क्षेत्र और उस अल्पांश क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल कर दो तो लिखेंगे बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये तो है अल्पांश से निर्गत फ्लक्स का मान। अतः संपूर्ण या पूरे पृष्ठ से, बंद पृष्ठ भी लिख देना, बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसका क्या कर देते हैं, समाकलन। फाई डी फाई इंटीग्रेशन किया है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, और ये आ जाएगा बी डॉट डी ए वेक्टर। समीकरण नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 सीधा सीधा आप लिख सकते हो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से, यानी फाई बराबर किसके, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए वेक्टर से। नेक्स्ट अगर अपने बात करें किसकी, विद्युत वाहक बल की परिभाषा से, तो कैसे लिखेंगे, विद्युत वाहक बल की परिभाषा से, विद्युत वाहक बल की परिभाषा से विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल यानी कि E, इसका मान होगा अगर अपने पास में क्या है, यानी विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी है E वेक्टर के बराबर है, तो उस परिपथ के अनुदिश यानी जो विद्युत वाहक बल का जो मान आएगा वो इस विद्युत क्षेत्र की जो इंटेंसिटी उसके रेखा समाकलन के बराबर। ध्यान से सुनना कि विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता ई वेक्टर है, इस ई वेक्टर का मैंने ये बोला कि इस विद्युत वाहक बल का मान जो होगा, ये विद्युत वाहक बल है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, दोनों अलग अलग है। तो इस विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वो इस विद्युत क्षेत्र के, यानी विद्युत क्षेत्र तो ई वेक्टर, इसके क्या, रेखा समाकलन के, यानी वो भी कैसे, बंद रेखा समाकलन के बराबर होगा। तो देखो लाइन इंटीग्रेशन को आप पढ़ चुके हो, जिसको लिखा जाएगा विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन लिखना है तो अपने जैसे ये मान लें कि रेखा और उसके ऊपर कोई क्या ले लिया, अल्पांश ले लिया और उस अल्पांश की लेंथ ले ली, जैसे लाइन ऐसे बना सकते हैं अपने P से Q, ये मान लो ये किसके अंदर स्थित है, विद्युत क्षेत्र में स्थित है। इस पूरी की लंबाई अगर अपने बात करें तो किसके बराबर है, L, और इसको अपने ने छोटे छोटे अल्पांशों में बांट लिया, या ये कह दो एक अल्पांश ले लिया। तो इस अल्पांश पर इस विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन कैसे लिखा जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र साथ में अल्पांश की लेंथ का अदिश गुणनफल, और बंद पाथ की बात करें तो P से Q की, और लाइन इंटीग्रेशन की बात हो रही है तो इधर क्या लगा देते हैं, से। तो इसीलिए ये जो विद्युत वाहक बल ये बन जाएगा E बराबर
क्लोज लाइन इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन के लिए सी लिखेंगे ई डॉट डी एल वैक्टर। समीकरण नंबर आ गया 3। वापस देखो समीकरण नंबर 1 विद्युत वाहक बल बराबर, ठीक है, परिभाषा से अपने ने विद्युत वाहक बल फैराडे नियम से जो पढ़ के आए लेंज नियम को काम में लेकर के दोनों को, समीकरण नंबर 1। फिर अपने को निकालना है इस ई का मान, ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और साथ में अपने को निकालना है इस फाई का मान। तो देखो फाई के लिए अपने ने मान लिया कि कोई अपने पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई क्या है, एक अल्पांश पृष्ठ है जिसका एरिया डी ए वेक्टर के बराबर है। तो उस अल्पांश से निर्गत फ्लक्स का मान, अल्पांश से निर्गत फ्लक्स की बात करेंगे तो अपने बोलेंगे कि उस अल्पांश और अल्पांश पर चुंबकीय क्षेत्र का अदिश गुणनफल, जिसको बी डॉट डी ए वेक्टर लिखा, यानी ये चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा। लेकिन अपने बात कर रहे हैं पूरे पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान, तो अपने इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो फाई इक्वल टू आ गया क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 में देखना कि समीकरण नंबर 1 के अंदर समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर रखो यानी ई का मान ये रख दो, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू, इधर भी वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस डी बटा डी टी। फाई का मान रखेंगे तो फाई का मान है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। या इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इधर लिख देते अपने, इसको तो एज इट इज लिख दो, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू डी अपॉन डी टी या डेल अपॉन डेल टी, ये जो है इसको अंदर ले जाओ, जिसको लिखा जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी डॉट डी ए वेक्टर। ये देखो दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, इसलिए अपने इसको क्या बोलेंगे, फैराडे के नियम का कौन सा समाकल रूप, यानी ये आ गया फैराडे नियम का समाकल रूप, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं फैराडे नियम का अपने निकालेंगे अवकल रूप, और अवकल रूप निकालने के लिए अपने ने लास्ट जो इक्वेशन निकाली है समीकरण नंबर 4 बोल देते हैं, 4। यहाँ देखो सरफेस इंटीग्रेशन है, इधर है लाइन इंटीग्रेशन है। अपने स्टोक का कर्ल प्रमेय और गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय पढ़ चुके हैं। स्टोक का जो कर्ल प्रमेय क्या करता है, किसी लाइन को सरफेस में बदलेगा, जैसे लाइन इंटीग्रेशन को किसमें, सरफेस इंटीग्रेशन में बदलेगा। गाउस का डाइवर्जेंस थ्योरम की अगर बात करें तो वो सरफेस को किसमें, आयतन में या वॉल्यूम के अंदर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ अपने को भाई एक बनाना है दोनों साइड, या तो सरफेस को लाइन में कर लो या लाइन को सरफेस में, तो अपने स्टोक का कर्ल प्रमेय लगा देते हैं जो कि किसी लाइन को किसमें बदल देगा, सरफेस में बदल देगा। तो अपने लिखते हैं सीधा सीधा स्टोक के कर्ल प्रमेय से, स्टोक के कर्ल प्रमेय से क्या लिखा जाएगा, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इक्वल टू लिखा जाएगा, देखो यहाँ जो वेक्टर अपने ने लिखा है और कर्ल प्रमेय लगा रहे हैं, तो डेल वेक्टर जो होता है उसके साथ इस वेक्टर का क्या कर दो, क्रॉस कर दो, जैसे डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। और ये था डॉट डी एल, और ये बदल किस में जाएगा, लाइन से सरफेस में बदल जाएगा, और सरफेस के लिए इधर क्या लगा देंगे, डी ए वेक्टर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है। वापस से देखो स्टोक के कर्ल प्रमेय के अनुसार, स्टोक का कर्ल प्रमेय अगर अपने लगाते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई अल्पांश जैसे डीएल, इसका रेखा समाकलन ये है, तो इसको जब अपने सरफेस इंटीग्रेशन में बदलेंगे तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ जो वेक्टर होता है उसका डेल क्रॉस कर दो, ये सी लिखा है लाइन के लिए, पाथ के लिए, ये ऐसे लिखा है सरफेस के लिए, यहाँ डॉट डीएल वेक्टर है, वहाँ आ जाएगा डी ए वेक्टर।
यहाँ अगर ए वेक्टर होता तो यहाँ अपने ए वेक्टर कर देते, यहाँ बी वेक्टर होता तो अपने उसको बी वेक्टर कर देते, जो भी वेक्टर अपने को दे रखा हो। समीकरण नंबर दे देते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। समीकरण नंबर 5 से, समीकरण 5 से मान समीकरण 4 में रखने पर रख दो। 4 नंबर इक्वेशन में ई डॉट डी एल लाइन इंटीग्रेशन का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू आएगा, इक्वल टू अपने पास चल रहा है माइनस, नेगेटिव साइन है बाहर, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी और डॉट डी ए वेक्टर। दोनों साइड देखो, इधर सरफेस इंटीग्रेशन है, इधर भी सरफेस इंटीग्रेशन है, क्योंकि डॉट डी ए दोनों साइड लगा है। दोनों साइड से अपने ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है इसको अपने हटा देते हैं। अगर हटाएंगे तो अपने पास इधर तो आएगा डेल क्रॉस ई वेक्टर, ये भी हट जाएगा डॉट डी ए, इधर इंटीग्रेशन का साइन और ये भी हट जाएगा, इक्वल टू माइनस, और ये आ जाएगा डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी। या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो भाई, ये जो टर्म लिखी है मैंने डेल क्रॉस ई, इसको आप लिख सकते हो कर्ल ई वेक्टर, क्योंकि ऐसे लिख दो कर्ल ई वेक्टर बराबर होता है डेल क्रॉस ई वेक्टर की, इसीलिए अपने पास आ जाएगा कर्ल ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी। या देखो आप मतलब बी का टी के सापेक्ष अवकलन किया ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी बराबर बी डॉट लगा देना इसके ऊपर डॉट लगाना, मतलब ये टी के सापेक्ष एक बार क्या है अवकलन है, तो ये बन जाएगा कर्ल ई वेक्टर बराबर माइनस बी डॉट और वेक्टर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और आपने अगर यहाँ तक किया है ये भी सही है, ठीक है। तो ये दोनों साइड अगर आपने देखे तो ये डेल क्रॉस ई वेक्टर है, यहाँ बी का टी के सापेक्ष अवकलन है, इसका मतलब भाई ये डेल क्रॉस का मतलब आप समझ रहे होंगे भाई, इसको ऐसा आप लिख सकते हो, अगर ई वेक्टर अपने पास ई एक्स आई ई वाई जे और ई जेड के कैपेसिटी दे रखा हो, और डेल वेक्टर का आपको पता है आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। तो देखो डेल क्रॉस ई ये कैसे लिखा जाएगा, इस प्रकार से आई जे के, पहले डेल लिखा है तो इसको डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, फिर ई लिखा है ई एक्स ई वाई और इधर आ जाएगा ई जेड। कहने का मतलब ये है कि ये क्या आ गया, फैराडे नियम का कौन सा अवकल रूप, यानी ये अवकल रूप है, क्योंकि अवकलन की फॉर्म में है दोनों साइड डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी और इधर डेल क्रॉस ई का मतलब ये, मतलब है तो दोनों साइड अवकलन। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन आई है ये फैराडे नियम का अवकल रूप की, और ये जो 4 नंबर इक्वेशन है दोनों साइड समाकलन है, इसलिए फैराडे नियम का कैसा रूप है, यानी समाकल रूप है। तो वापस इसको एक बार अपने रिवाइज कर देते हैं। जैसे फैराडे के नियम का समाकल और अवकल रूप अपने पढ़ रहे थे, इसके लिए अपने को ध्यान रखना है फैराडे नियम के साथ साथ लेंज का नियम, यानी क्या कहता है, यानी कोई अगर बंद परिपथ है कोई, और उस चालक परिपथ के अंदर जो विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो उससे संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होएगा उस परिवर्तन की दर के बराबर होगा, साथ में उसके अंदर जो करंट बहेगी परिपथ के अंदर वो उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है, या विद्युत वाहक बल के क्या होगी, विरोध होगी। इसीलिए आप कैसे लिखते हो, ई बराबर माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी, 1 नंबर इक्वेशन। दूसरा आपने बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र अगर बी वेक्टर के बराबर है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई अल्पांश डी ए वेक्टर है, तो उस अल्पांश से निर्गत फ्लक्स होता है डी फाई बराबर बी डॉट डी। पूरे पृष्ठ की जब बात करें तो अपने इसका क्या कर देंगे, समाकलन, वो भी पृष्ठ समाकलन होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए,
इसलिए क्लोज के लिए ऐसा राउंड वाला साइन बना देंगे इसके ऊपर, एस बी डॉट डी। किसका मान आ गया? फाई का आ गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, अगर विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन से देखें तो विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी अगर ई वेक्टर के बराबर है तो विद्युत वाहक बल का मान आएगा क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल। समीकरण नंबर 2 में फाई का है, समीकरण 3 में ई का है मान अपने पास, तो ये समीकरण नंबर फाई और ई का मान 1 में रख देते हैं। 1 में रखेंगे, लिखा भी है समीकरण 2 और 3 से मान 1 में रखने पर इक्वेशन आएगी इस प्रकार से, माइनस डेल अपॉन डेल टी, इसको अंदर ले जाओ, इसको अंदर लेके जाएंगे तो अपने इस प्रकार इसको लिख देंगे। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन है इसलिए इसको बोल दिया फैराडे नियम का कैसा रूप? समाकल रूप। नेक्स्ट अपने को अवकल रूप और निकालना है फैराडे के नियम का, तो यहाँ सरफेस इंटीग्रेशन है, यहाँ लाइन इंटीग्रेशन है। सरफेस को यानी अपने क्या करते हैं, लाइन को सरफेस में बदल लेते हैं। लाइन को जब सरफेस में बदलते हैं तो अपने लगाते हैं स्टोक का कर्ल प्रमेय। स्टोक का कर्ल प्रमेय क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रेशन विद्युत क्षेत्र का यानी रेखा समाकलन इस प्रकार से लिखा है तो उसका पृष्ठ समाकलन अपने ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए ये वाली जो टर्म है यानी इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, तो ये मान अपने समीकरण 4 में पुट कर देते हैं। दोनों साइड सरफेस इंटीग्रेशन, इधर भी सरफेस इंटीग्रेशन, दोनों साइड हटा देते हैं। इधर बचा डेल क्रॉस ई वेक्टर और इधर बचा माइनस डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी, या डेल क्रॉस ई का मतलब होता है कर्ल ई वेक्टर इक्वल टू अपने लिख सकते हैं माइनस डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी, और डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी कहने का मतलब बी का टी के सापेक्ष अवकलन है तो बी डॉट वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो या आपने ने लिख दिया कर्ल ई वेक्टर बराबर माइनस बी डॉट है, ऊपर ध्यान रखना, और वेक्टर। यहाँ देखें अपने दोनों साइड डेल अपॉन डेल टी है और यहाँ एक्स वाई जेड तीनों ही आएंगे, डेल क्रॉस करेंगे ई तो ये दोनों साइड अवकलन के फॉर्म में है इक्वेशन, इसलिए इसको क्या बोल दिया? फैराडे नियम का कैसा रूप? अवकल। ठीक है। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर स्वप्रेरण। जो स्वप्रेरण वाला जो टॉपिक है वो अपने कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर इतना ही। थैंक यू क्लास देखने के लिए।